अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि बायोलॉजी के इंसानों के लिए क्या फ़वाइद हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। बायोलॉजी की बदौलत हम डिजीज़ पे किस तरह काबू करते हैं, अपने खुराक के सोर्सेज किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, या हम अपने इन्वामेंट को किस तरह प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कर सकते हैं। तो हेल्थ की इशू में चूँकि बायोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, तो आज हमने डिस्कस करना है डिजीज़ कंट्रोल। इसको हम स्टडी करते हैं 3 पैरामीटर्स के अंदर। पहला हमारे पास है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी हम एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं कि अगर हमारे पास कोई बीमारी है तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं, यानी हमें अपने आप को बचाते हैं। या कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं कि इसके हमारे पास अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है या उसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं बने, लिहाजा हम उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, हमें ये पता होता है कि ये डिजीज़ किसकी वजह से है, इसके एजेंट कौन से हैं, या इसके सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये इसका फैलाव किस तरह है, ये बीमारी किस तरह फैलती है। तो हमारे पास एक डिजीज़ है एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस की वजह से है और उस वायरस को हम नाम देते हैं HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो HIV है ये काज करते हैं, एड्स को काज करते हैं। एड्स क्या है? एड्स क्योंकि HIV इफेक्ट करते हैं, अटैक कर लेते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम जिसको हम दूसरा नाम देते हैं बॉडी डिफेंस सिस्टम। बॉडी डिफेंस सिस्टम यानी जिस तरह हमारे बॉडी में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। यानी ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी की डिफेंस करता है, दिफा करता है। हमें क्या कर लेते हैं, अगर कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ खुद ब खुद लड़ता है और हमें इन बीमारियों से बचाते हैं। एड्स की केस में क्या होता है कि जो HIV वायरस है ये अटैक कर लेता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम में एक किस्म की इम्यून सेल्स है जिसको हम नाम देते हैं T सेल्स। अटैक कर लेता है हमारे इम्यून सिस्टम के जो T सेल्स है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं CD4 T सेल, उसको कह सकते हैं। इस पे अटैक कर लेता है T सेल पे, यानी हमारे इम्यून सेल पे अटैक किया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया यानी बॉडी की डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो गया, तो क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी इन्फेक्शन एजेंट्स आते हैं तो हमें क्या कर लेते हैं, हमें आसानी से बीमार कर देते हैं। HIV जो कि एड्स को काज कर लेते हैं। अब एड्स जब पहली दफ़ा HIV बॉडी में इंटर हो जाए तो इनकी सिम्टम्स क्या है। मतलब स्टार्ट में जब HIV यानी 2 से लेकर 4 वीक्स तक बॉडी के अंदर जब होता है तो इनकी सिम्टम ये होता है कि सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, इसके साथ साथ फेवर होता है, स्लोली वेट लॉस, हमारा वज़न भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, डायरिया भी साथ में होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इनके सिम्टम्स है। लेकिन इस फॉर्म में जो एड्स है वो होती है एक्यूट फॉर्म में। हम 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट उसको कहते हैं कि इतना ख़तरनाक नहीं होता, इतना सीवियर नहीं होता, क्योंकि ये अभी क्या है, ये इनिशियल स्टेजेस में है। वायरस बॉडी के अंदर आ गया तो इनिशियल स्टेजेस में होगा, लेकिन अगर वायरस की बॉडी के अंदर
उसकी रिप्रोडक्शन हो गई, उसकी रिप्लिकेशन हो गई, तो क्या कर लेते हैं, काफ़ी इनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो फिर बाद में उसको कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्टार्ट में हम डॉक्टर के पास ना जाए, यही हम एड्स क्या है ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे पास होता है क्रॉनिक फॉर्म में, यानी जो HIV वायरस है इनकी क्या हो गई, रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, तो वो क्या इतना फटल होता है कि इनसे डेथ भी काज हो सकती है। अब चूंकि हम प्रिवेंटिव मेजर को स्टडी कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास एड्स की कोई वैक्सीन नहीं आए, तो ये किस तरह ट्रांसमिट होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में। नंबर फर्स्ट हमारे पास है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट, यानी ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट के जरिए भी होती है। सेकंड नंबर हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि बास पेशेंट को खून की ज़रूरत होती है, उनकी ब्लड की कमी आ जाती है, तो डॉक्टर साहिबान क्या कर लेते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं इनसे ब्लड क्या कर लेते हैं, पेशेंट में करते हैं, डोनेट करते हैं, डालते हैं। लेकिन पेशेंट में ब्लड डालने से पहले वो जो डोनर होता है ब्लड का, उसका जब ब्लड लेते हैं तो पहले ब्लड लेने से पहले उसके टेस्ट कर देते हैं, डिफरेंट डिजीज़ के टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें से एड्स भी है हमारे पास हेपेटाइटिस की भी हैं। वो इस वजह से करते हैं कि ऐसा ना हो कि वो तो ऑलरेडी भी मरीज है, पेशेंट है, अगर हम इनके में कोई ऐसा और ब्लड डालेंगे तो वो जो पेशेंट है उनमें और भी बीमारियां आ जाएंगे, लिहाजा वो क्या होगा, बीमारियों का जड़ होगा। लिहाजा क्या कर लेते हैं, पहले जब ब्लड एक डोनर से रिसिपेंट में यानी पेशेंट में डालते हैं तो पहले क्या कर लेते हैं, जो डोनर होता है उसकी क्या कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर वो हेल्दी होगा तो उस केस में क्या कर लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसके साथ साथ क्या कर लेते हैं, कंटिमिनेटेड हमारे पास जो सिरिंज है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अस्पतालों में या मेडिकल स्टोर वाले क्या कर लेते हैं, यानी एक ही सिरिंज होती है या एक ही नीडल होती है और पूरे गांव वालों को क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे में कोई बीमारी है तो वो तो ब्लड में आ गई, जब उसी इंजेक्शन को दोबारा यूज करते हैं तो अगले में मतलब इस तरह इनकी फैलाव होती है। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अस्पतालों में ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो वहाँ पे जो औजार यूज करते हैं, जो कैंची या ब्लेड्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, अब उसको तो फेंक नहीं सकते क्योंकि वो तो काफ़ी कीमती होते हैं, लिहाजा उनको क्या कर लेते हैं, इनको करते हैं स्टेरिलाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं स्टेरिलाइजेशन में क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास मशीन होता है बड़ा सा जिसको हम नाम देते हैं ऑटोक्लेव, तो वहाँ पे हीट और स्टीम के ज़रिए उनको क्या कर लेते हैं, यानी उसको हीट देते हैं स्टीम के ज़रिए, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टेरिलाइजेशन का नाम देते हैं। अगला हमारे पास क्या है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम भी ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। अगर फॉर एग्जांपल क्या है, मदर में क्या है, एड्स है, तो बच्चा क्या कर लेता है, अम्मी के मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी बच्चे में क्या है पॉसिबल है कि वो क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। और इस तरह की डिजीज की जो बीमारी अम्मी से बच्चे में यानी मदर से बच्चे में जाती है, इस किस्म के डिजीज को हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज। अब अगर हम एड्स को बचाते हैं कि एड्स को हमने किस तरह बचाना है, तो हमारे पास न वैक्सीन है न ट्रीटमेंट है, लेकिन वो हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह है। तो हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं करना है, ब्लड टेस्ट करने हैं, हमने कंटेमिनेटेड सिरिंज यूज़ नहीं करने, हमारे पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इनकी स्टेरिलाइजेशन करनी है, और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई मदर बच्चे को दूध देती है उसमें कोई बीमारी है तो हमें स्टार्ट ही में उसके टेस्ट करने चाहिए। इन केस ऑफ उसमें क्या है एड्स हैं तो वो फिर ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास इसी तरह एक और वायरल डिजीज है जिसको हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस कौन सी बीमारी है, तुम लोग कॉमनली सुनते होंगे, हेपेटाइटिस को हम नाम देते हैं यरकान।
हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस भी हमारे पास 3 वजह से होते हैं। कुछ होते हैं वायरल हेपाटाइटिस होते हैं, कुछ हमारे ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस होते हैं, या कुछ होते हैं हमारे पास रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी मेडिकेशन हेपाटाइटिस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वायरल हेपाटाइटिस को, यानी वो हेपाटाइटिस जो वायरस की वजह से होती है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपाटाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी हमारे लीवर सेल डैमेज हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, जो हेपाटोसाइट्स होते हैं, हेपाटोसाइट्स यानी जो लीवर के सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो डैमेज हो जाते हैं। और इनकी भी फिर आगे हमारे पास 5 टाइप्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। हेपाटाइटिस ए बी उनकी में मतलब डिफरेंट टाइप्स से कोई बच्चों में होती हैं, जो कि लेटर ऑन चैप्टर नंबर 14 है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हेपाटाइटिस बी किस तरह ट्रांसमिट होती है? उनकी भी यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि मदर से बच्चे में, फ्रॉम मदर टू देयर फीटस, फीटस बच्चे को बोलते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़्यादातर यहाँ पर भी होती है। जब हम क्या होते हैं बार्बर के पास जाते हैं या जो ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? कैंचिया वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस एक ही ब्लेड से क्या कर लेते हैं? पूरे महल्ले को वो हेयर कटिंग करवाते हैं। तो उसके ज़रिए भी क्या होती है? ये ट्रांसमिट हो सकती है। अगला हमारे पास डिजीज कंट्रोल में अगला हमारे पास है वैक्सीनेशन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन, जिसको हम दूसरा कहते हैं इम्यूनाइजेशन। 16th सेंचुरी में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, एडवर्ड जेनर। 1796 में पहली दफ़ा उसने क्या किया था? टर्म वैक्सीन को, वेका को डिस्कवर किया था। वेका निकला हुआ एक काउ से निकला हुआ, यानी उसने क्या किया था? जो काउ पाक्स पास से पहली दफ़ा उसने वैक्सीन डिस्कस किया था। वैक्सीन में क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बीमारी आ गए, इस वायरल डिजीज़ आ गए, तो हम उसकी वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं कि कोई भी हमारे पास हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हम उसी वायरस के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? वैक्सीनेशन। एक्चुअली वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम वैक्सीन जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। अब अगर कोई वायरस वगैरह आता है, तो वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ क्या कर लेता है? उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, कम्बैट करता है, और हमें क्या कर लेते हैं? बीमार होने से बचाते हैं। अब हमारे पास क्या है? डिफरेंट वैक्सीन थे कि हमारे पास पोलियो के थे, हमारे पास मीजल्स के थे, मम्स के थे, स्मॉल पॉक्स जो कि चिचक की बीमारी को बोलते हैं, स्किन की बीमारी को बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स 16th सेंचुरी में एक वर्ल्ड ग्लोबल इशू था, और इसी तरह भी कहते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई इसी वैक्सीन की बदौलत। थर्ड हमारे पास है ट्रीटमेंट, यानी पहले हमने क्या किया? पहले हमने प्रिवेंटिव मेयर किए, उसके बाद हमने वैक्सीन किया। अब हमारे पास है ट्रीटमेंट, यानी हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? तो ट्रीटमेंट हम उस फॉर्म में करते हैं कि हमें उस डिजीज़ के कंप्लीट मैकेनिज्म का पता चले कि ये बीमारी किसकी वजह से होते हैं हमारे बॉडी में, इनकी पूरे प्रोसेस का पता चल जाए, हमारी बॉडी में किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, किस तरह करते हैं। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट क्या होती है, हमें आसानी होती है। अब जिस तरह आजकल का इशू है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस का हम क्या कर लेते हैं? ना हमारे पास ट्रीटमेंट है उसकी, ना हमारे पास उसके वैक्सीन है, बल्कि हम क्या कर लेते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि उसकी वैक्सीन क्या हो रहे हैं? डिस्कवर्ड हो रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो ट्रीटमेंट भी हमारे पास 3 टाइप से, एक इसमें हमारे पास है एंटीबायोटिक्स हैं, कंट्रोल में हमारे पास है 3rd नंबर पे है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। यानी अगर हमारे पास कोई भी डिजीज़ है तो हम उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। तुम लोगों ने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक का, यानी एंटी बोलते हैं, अगेंस्ट को बोलते हैं। बायोटिक निकला हुआ है बैक्टीरिया से, यानी कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं
तो उसके ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में अगर डिफरेंस का हम जिक्र करें तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में ये डिफरेंस है। एंटीबायोटिक्स यानी वो डायरेक्टली अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो कि वैक्सीन क्या कर लेते हैं, वो हमारे बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ कम्बैट करते हैं। अगला हमारे पास एंटीबायोटिक्स की भी फिर डिफरेंट टाइप्स है। लेटर ऑन कमिंग चैप्टर में इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। अगर हम बार बार एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इसके नुकसानात क्या है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का नाम कहते हैं। यानी किसी भी डिजीज़ को हम 3 तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। एक है हमारे पास कीमोथेरापी, थेरापी कहते हैं ट्रीटमेंट को बोलते हैं। कीमोथेरापी यानी केमिकल के ज़रिए, लेट सपोज जो हमारे पास कैंसर है, अब कैंसर का हम क्या कर लेते हैं, कैंसर को किस तरह या कोई भी बीमारी है तो हम केमिकल दवाई हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं। तो किसी भी डिजीज़ को जब हम ट्रीट करते हैं केमिकल के ज़रिए तो इसको हम नाम देते हैं कीमोथेरापी। अगला हमारे पास है रेडियोथेरापी, यानी रेडियोथेरापी में हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास रेडिएशन के ज़रिए हम कर लेते हैं। यानी अगर हमारे पास बॉडी की किसी पार्ट में कैंसर है तो हम क्या कर लेते हैं, एग्जैक्ट उसी पार्ट पे रेडिएशन बम्बार्ड करते हैं और जिस एरिया में कैंसर हो उस पर रेडिएशन, तो उस बॉडी से हम क्या कर लेते हैं, उसको डेड कर लेते हैं। लिहाजा वो जगह तो ख़त्म हो जाती है लेकिन मज़ीद बॉडी के अंदर कैंसर की स्प्रेड नहीं होती। इस तरह तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास किडनी के ज़रिए, किडनी में क्या होते हैं कि जो नेफ्रॉन्स है पेल्विस रीजन में किडनी स्टोन जो बनते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लेट सपोज ये किडनी स्टोन है, अब वो क्या कर लेते हैं रेडियोथेरापी में कि इसी किडनी स्टोन पे रेडिएशन डालते हैं, तो वो किडनी स्टोन छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और फिर जब हम पानी पीते हैं तो ये फिर आगे निकल जाता है यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में। इसके जिस तरह कीमोथेरापी के भी नुकसान आते हैं, रेडियोथेरापी के भी नुकसान आते हैं। नुकसान ये होता है कि ये लोग तो क्या कर लेते हैं, उसी लेट सपोज जो सैंड लाइक स्टोन है, किडनी स्टोन है, उस पर रेडिएशन डाल देते हैं, तो साथ में जो हेल्दी सेल्स होते हैं जहाँ, तो वो रेडिएशन उन पर भी लग जाते हैं थोड़े बहुत, तो इनकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। अगला हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम नाम देते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी में क्या होता है, जीन थेरापी में हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ है, अगर वो डिजीज़ किसी जीन की वजह से है, यानी जीन में एबनॉर्मेलिटी आई हुई है, तो हम इसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि जीन लेके उसको बोन मेरो के ज़रिए इंजेक्ट कर लेते हैं और जो एबनॉर्मल जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको रिप्लेस करते हैं हेल्दी वन के ज़रिए। लेकिन ये इतना कहने में तो आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। ये हम करते हैं, हमारे पास क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जो कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड वाले इस पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, डिजीज़ को ट्रीट कर लेते हैं। तो अगला इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का एनवायरनमेंट में क्या रोल है, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।